हेलो, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, यानी कि जनरल जो फार्माकोलॉजी होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। फार्मा जो कोलॉजी होता है, फार्मा को मतलब होता है कि ड्रग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और ये जो टर्म होता है ये ग्रीक वर्ड से आया है, यानी कि ड्रग के बारे में जिसका अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी। इसका दो ब्रांच होता है। पहले को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक और दूसरे को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक कहने का मतलब होता है कि जो शरीर होता है वो दवाई के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। लेकिन जो फार्माकोडायनेमिक होता है, इसमें क्या होता है कि जो दवाई होता है वो शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होगा कि जो दवाई होता है शरीर के अंदर, जैसे आप खाए, मुंह से लिए, पेट में गया और वो कैसे कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक होता है उसको ADME भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सीरीशन। तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक को हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, जैसे फार्माकोकाइनेटिक, इसको बोलते हैं ADME। यानी कि ए से क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, डी से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एम से हो गया मेटाबॉलिज्म और ई से हो गया एक्सक्रीशन। और इन चारों के बारे में डिटेल में यहाँ पे जानते हैं कि जब भी कोई आप दवाई ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर जाके वो किस तरह से वो बॉडी पे काम करता है, कैसे कैसे उसका रूट होता है, कैसे वो अंदर गया, एब्जॉर्ब हुआ, पूरे बॉडी में फैला, पूरे बॉडी में जाके फिर वो कहाँ से एक्सक्रीट होगा, जैसे कहाँ से वो निकलेगा। जैसे कुछ दवाई होता है फेस से निकलता है, कुछ किडनी से निकलता है, कुछ फिशेस से निकलता है जो मल होता है, कुछ स्किन के द्वारा निकलता है, कुछ लीवर के द्वारा निकलता है। तो इस तरह से अलग अलग जो दवाई होता है उसका अलग अलग रूट होता है बाहर निकलने का। तो पूरे डिटेल में इसको जानते हैं कि कैसे कैसे जो दवा होता है आपके शरीर में जाता है, काम करता है, फिर वहां से बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि दवाई जो होता है आपके शरीर के अंदर चला गया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कि इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड। यानी कि जहां से आप दवाई लिए हैं वहां से ब्लड में जाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो डिफिनीशन देख लीजिए। इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द site of administration to the blood। जैसे कि ये स्टमक हो गया, ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ये हो गया स्टमक। यहां से आप एक दवाई लिए, जैसे मान लीजिए कि एस्पिरिन आप लिए, एस्पिरिन लिए, स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद यहां से ये ब्लड में कैसे पहुंचता है, यानी कि स्टमक में गया, वहां से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर पहुंचा। तो ये जो ब्लड में जो पहुंचने का जो प्रक्रिया होता है एब्जॉर्ब करके, तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं।
और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, यानी कि जो शरीर के अंदर जो दवा आप ले रहे हैं और दूसरे जगह वो जा रहा है, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। यानी कि अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग यानी कि जो वहाँ पे जो फैट में कोई भी ड्रग जो होता है वसा में वो घुलनशील होता है, तो वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है, जो कि पानी में ज़्यादा घुलनशील है, लिपिड में नहीं, तेल में नहीं, तो वो जो दवाई होता है वो शरीर से बहुत जल्दी ही बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दवाई है तो उसको स्टमक में जैसे जाना है, तो यहाँ पे सब, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दवाई, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दवाई आप मुंह के द्वारा लिए, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। जो हमारा स्टमक है उसका पीएच होता है अप्रोक्स 2 के आसपास, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। तो वो दवाई कैसे काम करता है उसको यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टमक बना लेते हैं, यानी कि ये स्टमक हो गया, ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया। तो कोई एक दवाई लिए, जैसे मान लीजिए कि एक्स नाम का आप दवा लिए, ये एसिडिक है, ठीक है। ये दवा आपके स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वो एसिडिक ड्रग है, इसको मीडियम मिल गया, यहाँ पे एसिडिक मीडियम मिल गया। तो एसिडिक मीडियम और एसिडिक ड्रग दोनों मिलके क्या हो गया कि ये हाईली सॉल्युबिलिटी हो गया, और हाईली सॉल्युबल हो गया तो यहीं से ये ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। लेकिन एक ड्रग है, जिसे मान लीजिए कि एक जो ड्रग होता है उसको वाई नाम का ड्रग है, वाई नाम का ड्रग है, और ये बेसिक है, ठीक है। ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, एसिडिक नहीं है, ये बेसिक ड्रग है। तो बेसिक ड्रग कहाँ पे जाएगा? जैसे नीचे इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, तो ये जब भी ये दवाई जाएगा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सॉल्युबल नहीं होगा, यहाँ पे ये घुलनशील नहीं होगा। ये कहाँ पे ज़्यादा सॉल्युबल होगा? यहाँ पे, जहाँ पे इसका मीडियम जो होता है वाटर हो गया, यानी कि बेसिक मीडियम जहाँ पे होगा, यहाँ का पीएच कितना होता है? अप्रोक्स 7.4 के आसपास होता है। तो यहाँ पे ये जो ड्रग होता है आके ये घुलेगा, और यहाँ से फिर ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, यानी कि स्टमक में जाएगा। तो दवा जो होता है वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, मीडियम जैसा रहेगा उसी तरह से वो दवा काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी दवाई है उसको पेट में काम करवाना है, तो जो दवा है तो पेट में काम करवाने के लिए, कि अगर दवा का प्रॉपर्टीज बेसिक है, वो वाटर सॉल्युबल है, तो उस दवा को सबसे पहले एसिडिक बनाया जाएगा, यानी कि एसिड में, यानी कि जो पेट होता है, स्टमक होता है, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन कोई भी दवाई है वो एसिड है, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन करवाना है कहाँ पे? डुडनम में, या फिर इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पे करवाना है। तो वहाँ पे करवाने के लिए क्या करना होगा कि दवा का जो प्रॉपर्टीज है उसका फिर चेंज करना होगा। जैसे एसिडिक दवा है तो उसको बेसिक बनाना होगा, ठीक है। तो बेसिक जब भी वो दवा को बना देंगे तो वो कहाँ पे होगा? स्टमक में ना एब्जॉर्ब होकर जहाँ पे उसका काम होता है वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होगा। तो इसी तरह से जो दवा का जो प्रॉपर्टीज होता है ये डिपेंड करता है कि उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, मीडियम कौन सा है, और ड्रग का प्रॉपर्टीज कौन सा है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से पहले एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, और ये सारा चीज़ जो है अभी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। या फिर इसका जब पीडीएफ बनाएंगे तो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि ड्रग कौन सा है। ड्रग, ड्रग हो गया, यहाँ पे मीडियम, मीडियम कौन सा है? वाटर सॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी देखेंगे, एक और टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, मीडियम क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिक मीडियम, एसिड ड्रग है, इसको एसिड मीडियम भी मिल गया, तो ये क्या हो गया? लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो जाएगा। दोनों मीडियम इज द सेम, ड्रग लिपिड सॉल्युबल। ये क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? नॉन आयोनाइज हो जाएगा। मीडियम क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बेसिक ड्रग है, मीडियम भी इसको बेसिक मिला है, तो ये क्या होगा? ये भी लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि मीडियम जब दोनों सेम रहेगा तो जो ड्रग होता है लिपिड सॉल्युबल रहेगा।
ये भी नॉन आयोनाइज, ये मीडियम को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे ही ड्रग मिलेगा, ड्रग है एसिडिक और मीडियम इसको मिल गया बेसिक, तो यहां पे क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और ये जो नॉन आयोनाइज फॉर्म था ये आयोनाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जो होता है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग का एसिड ड्रग है, इसको मीडियम मिल रहा है, बेसिक मीडियम मिल रहा है, तो ये ड्रग हो गया वाटर सॉल्युबल हो गया। यानी कि वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होता है वो बहुत जल्दी ही शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ये आयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा और ये मीडियम को क्रॉस नहीं करेगा। उसी तरह से एक यहाँ पे देखते हैं कि ड्रग है बेसिक और इसको मीडियम मिल रहा है एसिड, तो ये भी क्या होगा, ये भी वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, आयोनाइज फॉर्म में होगा और ये मीडियम को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसी तरह से जो ड्रग का जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कैसा है, ड्रग कौन सा मीडियम का है, तो इस तरह से ड्रग वहां पे क्रॉस करेगा मीडियम को कि नहीं क्रॉस करेगा। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि ड्रग का प्रॉपर्टीज क्या है, ड्रग एसिड है या फिर मीडियम कौन सा है, एसिड है या फिर बेसिक है। अगर ड्रग एसिड है, मीडियम एसिड है, तो वो लिपिड सॉल्युबल होगा, नॉन आयोनाइज होगा, मीडियम को क्रॉस कर जाएगा मेम्ब्रेन को। लेकिन जो ड्रग है बेसिक है, मीडियम भी बेसिक है या फिर लिपिड सॉल्युबल होगा, नॉन आयोनाइज होगा, ये क्रॉस कर जाएगा मेम्ब्रेन को। लेकिन जैसे ही ड्रग एसिड मिला और मीडियम इसको बेसिक मिला, तो ये जो हो गया वाटर सॉल्युबल हो गया और ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा और ये जो इसका फॉर्म होता है आयोनाइज फॉर्म में होगा। वैसे ही ड्रग है बेसिक है, मीडियम इसका एसिडिक मिला, तो ये भी वाटर सॉल्युबल होगा और ये भी आयोनाइज फॉर्म में होगा और मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरह से जो ड्रग होता है उसका प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि ड्रग कहाँ पे काम करना है, उस तरह से ड्रग के प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझते हैं जिसको बोलते हैं पीकेए। पीकेए कहने का मतलब होता है कि मीडियम का जो पीएच है वो कैसा है। तो मीडियम का जो पीएच डिपेंड करता है कि जो 50% जो मीडियम का जो पीएच है हो सकता है कि आयोनाइज है और 50% जो मीडियम जो होता है नॉन आयोनाइज है। यानी कि 50% जो दवाई है मीडियम है वो वाटर सॉल्युबल है या फिर 50% जो होता है लिपिड सॉल्युबल है। तो पीके का यही कंसेप्ट होता है कि जो पीएच होता है मीडियम का उस पर डिपेंड करेगा 50% लिपिड सॉल्युबल है या फिर 50% वाटर सॉल्युबल है। अब हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है और बायोएबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टमक बनाएंगे, ये हमारा बन गया लीवर और ये ब्लड वेसल्स जिसको खून की नाली बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक जो दवाई होता है वो 100 mg का हम लोग दवा ले रहे हैं, 100 मिलीग्राम का दवा लिए। दवा जब मुंह से लिए तो ये दवा कहाँ गया, स्टमक में गया, ठीक है। जब ये दवा स्टमक में गया तो स्टमक में जाने के बाद क्या होगा कि वो यहाँ पे कुछ स्टमक अपने पास दवाई रख लिया, यानी कि 20 mg स्टमक यहाँ से अपने पास रख के यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद लीवर के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे दवा कितना एब्जॉर्ब हुआ, 80 mg। लेकिन जो लीवर वहाँ पे बैठा हुआ है वो भी बोल रहा है कि जो हम तो इतना काम करके तुमको दे रहे हैं तो हमको भी कुछ रखना चाहिए। तो ये 30 mg दवाई अपने पास ये रख लिया, यानी कि कह सकते हैं कि टीडीएस काट लिया। अब जो 30 mg यहाँ पे ये दवा अपने पास रख गया तो लीवर क्या होगा कि वहां से ब्लड में जो दवा जा रहा है वो कितना जा रहा है, तो 100 mg हम लोग यहाँ पे दिए हैं, 20 mg स्टमक से यहाँ रह गया, 30 mg लीवर यहाँ पे रख लिया, तो ब्लड में हम लोग को कितना दवा पहुंच रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है 50 mg। यानी कि जो 50 mg जो दवा हम लोग के जो ब्लड में जो पहुंच रहा है वो एकदम अनचेंज फॉर्म में होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। तो इसी को बोलते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि बायोलॉजिकली कोई भी दवाई कितना ज़्यादा एक्टिव है,
इसी को बायोएबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, इसको यहाँ पे इस तरह से समझिएगा कि जैसे 100 मिलीग्राम का यहाँ पे दवा लिए, 100 मिलीग्राम का दवा लेने के बाद जो 20 मिलीग्राम यहाँ पे रह गया, और लीवर जो है 30 मिलीग्राम जो दवा यहाँ पे काटा है, तो जो पहले से जो वहाँ पे जो पहला जो मेटाबॉलिज्म हुआ जो लीवर में, तो कितना हुआ 30 मिलीग्राम। तो ये जो 30 मिलीग्राम का जो मेटाबॉलिज्म जो हुआ, तो इसी को बोलते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि दवाई वहां से पास जो हो रहा है, तो पास होने से पहले वो अपने पास कितना पैसा रख लिया। इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टेंडर निकला, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर निकाला, 100 रुपये का टेंडर निकाला, 100 रुपये टेंडर निकालने में 20 रुपया इधर उधर गिर गया, ठीक है, 80 रुपया वो आगे दिया। तो आगे जो बिल्डर को जब पैसा दिया गया 80 रुपया, तब बिल्डर सोचा कि थोड़ा बहुत हम भी पैसा रख ले, तो 30 रुपया जो हुआ बिल्डर रख लिया। और बिल्डर जो 30 रुपया अपने पास रख के जो 50 रुपया जो काम में लगा रहा है, यानी कि जो काम में हमारा जो पैसा जो आ रहा है, कितना आ रहा है 50 रुपया। तो इसी तरह से जो 30 रुपया जो बिल्डर रखा, जो पहला जो वो अपने पास जो रख लिया है, उसी को बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि पहले कितना वो टीडीएस काट के अपने पास पैसा रख लिया है। यहाँ तक इस तरह से इसको समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी दवाई स्टमक में जाने के बाद लीवर में जाता है, लीवर वो दवाई को कितना अपने पास रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये नहीं कि जो इसको 50 mg जो दवा यहाँ से पास कर दिया, ये नहीं, ये अपने पास कितना लीवर रख रहा है इसी को बोलेंगे। तो लीवर कितना यहाँ पे रख रहा है 30 mg, यानी कि 30 mg जो हो गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो 50 mg जो दवाई हुआ यहाँ पे, जो बायोलॉजिकली जिसको एक्टिव बोलेंगे, जो ब्लड में आया, इसको बोलते हैं कि बायो अवेबिलिटी, यानी कि जो ड्रग है कितना ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव है। यानी कि जो अब हम लोग के शरीर में कोई भी बीमारी हो गया है, तो दवा जो है 50 mg जो ब्लड में आया है, यही दवा अब हम लोग को काम करेगा शरीर में। यानी कि 100 mg तो हम लोग लिए हैं, लेकिन काम कितना करेगा, मात्र 50 mg काम करेगा। यानी कि बायोलॉजिकली कोई कितना एक्टिव है, उसी को बोलते हैं बायो एवेबिलिटी। डिफिनीशन क्या होगा बायोएबिलिटी का, फ्रैक्शन ऑफ डोज टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म। और जो बायो एवेबिलिटी जो होता है, इस पे जो दो फैक्टर यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से काम करता है। फैक्टर कौन काम करेगा, इसको इस तरह से देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे कि अगर कोई भी दवाई कितना ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव है, वो डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन उसका कितना हो रहा है। अगर अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव रहेगा, अगर अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो उसका बायोलॉजिकली एक्टिव वो कम रहेगा। इसी तरह से उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा लीवर अपने पास दवाई को रख रहा है तो उसका फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो दवाई होता है बायोलॉजिकली एक्टिव कम रहेगा। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है कम हो रहा है, तो दवा जो होता है ज़्यादा एक्टिव रहेगा, यानी कि बायोलॉजिकली वो दवा ज़्यादा एक्टिव होगा। इसमें डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। अब जो दवा होता है कहाँ से दिया जा रहा है, जैसे कि अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आईवी। यानी कि कोई भी दवा आईवी लगाया जाता है, कि जो नस होता है इसके अंदर लगाया जाता है। तो आईवी का जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, यानी कि बायो अवेबिलिटी जो होता है 100% बायो एबिलिटी होता है। आईएम या फिर सबक्यूटेनियस, जिस दवाई को मसल्स के ऊपर लगाया जाता है, बाह के ऊपर सबक्यूटेनियस लगाया जाता है, मसल्स में दिया जाता है, जिसको आईएम और सबक्यूटेनियस बोलते हैं, इसका जो बायोएबिलिटी जो होता है 75 to 100% होता है। अब ये दवा के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ओरल जो दवाई होता है, इसका जो बायोएबिलिटी जो होता है 5 से लेकर 100% तक हो सकता है, क्योंकि जो दवा होता है डिपेंड करता है कि दवा का मीडियम कैसा है, दवा कैसा है, वो मीडियम को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, तो इस पर वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए ओरल का जो बायोएबिलिटी वैसे सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है किसका, आईवी का जो बायोएबिलिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है।
यानी कि जो दवा जो बायोलॉजिकली एक्टिव सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, अगर कोई भी दवा आईवी रूट से दिया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या होगा, ये होता है सी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम जो होता है प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होता है कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ, तो इसको बोलते हैं टी मैक्स। अब कोई भी दवाई हम लोग लेंगे अंदर, तो दवा जो सबसे पहले तो यहाँ से ओरल से लिए और धीरे 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 ये एब्जॉर्ब होगा और जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे फिर वो बाहर निकलेगा। तो ये कितने समय में सी मैक्स यानी कि मैक्सिमम जो प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना टाइम में पहुंचता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये मैक्सिमम पॉइंट तो ये है कि ये टी हो गया, तो ये जो हो गया कि मैक्सिमम जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितने समय में हो रहा है, तो इसी के बोलते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। और इसके अंदर जैसे मान लीजिए देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे ये जो पूरा ग्राफ बना, ग्राफ बनने के अंदर जो हाइपरबोला जो ग्राफ है, अब इसके अंदर ये कितना स्पेस ले रहा है, तो इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो सीमैक्स हो गया, तो सीमैक्स को क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि मैक्सिमम जो होता है कि जो दवाई जो आप ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन जो आपके बॉडी के अंदर जो चला गया है, इसी को बोलते हैं सीमैक्स, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग। अब ये टाइम होता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना टाइम में कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो इसको बोलते हैं जो टीमैक्स हो गया, टाइम जो होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग का जो एब्जॉर्ब होने का जो समय होता है वो कितना है। और जो ये इसको जो पूरा जो ग्राफ के अंदर जो जो एरिया होता है, इसको जो बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं, तो ये जो टोटल जो एरिया होता है ग्राफ का उसको डिनोट करता है। यानी कि एरिया अंडर द कर्व, जितना ज़्यादा बॉडी में जो दवाई होता है उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। अगर एरिया अंडर द कर्व अगर कम हो रहा है तो बॉडी में वो दवा होता है उतना ही कम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारा डिपेंड करता है, ये सारा जो ग्राफ होता है इस पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो दवाई है कितना सीमैक्स के गया, यानी कि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कितना है, कितना टाइम में वो मैक्सिमम हो रहा है, और जो उसका जो ग्राफ जो बन रहा है तो उससे पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है दवाई का आपके शरीर के अंदर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पे। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, उसका डिटेल में अच्छे से हम आपको वीडियो बना के समझा देंगे कि किस तरह से क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।